फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन और ये है हमारा प्रैक्टिस सेट सीटेट का। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमने बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज हम देखेंगे यहाँ पे हिंदी पोर्शन और हिंदी के 30 प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट हो जाता है हिंदी, और हिंदी में यहाँ पे देखेंगे 31 से लेके 60 तक आपके हिंदी के पोर्शन रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि आप अपना स्कोर काउंट करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक से अधिक भाषाओं का जो प्रयोग है उससे क्या लाभ है वो हम देखेंगे। एक से अधिक जो भाषाएं बोली जाती हैं कक्षा में, उससे बालक में संज्ञानात्मक विकास होता है, यानी कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और साथ ही इसमें बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास भी होता है, साथ ही ज्ञान में अभिवृद्धि भी होती है, यानी कि बालक में बहुमुखी प्रतिभा का विकास होगा, उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। एक साथ जैसे एक टीचर अगर हिंदी पढ़ा रहा है तो कभी कभी हिंदी वर्ड्स की इंग्लिश भी बीच में पूछ रहा है, तो क्या बच्चे को इंग्लिश और हिंदी दोनों मीनिंग पता चल रही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। दृष्टिबाधित बच्चे को भाषा सिखाते समय उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। देखिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है? दृष्टिबाधित बच्चे की। किसकी बात हो रही है? दृष्टिबाधित। तो जो दृष्टिबाधित बच्चा है वो देख के तो पढ़ नहीं पाएगा, तो जो भी पढ़ेगा वो सुन के पढ़ेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी कि अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाए, जिससे कि वो अधिक से अधिक लर्न करे। क्वेश्चन नंबर 33, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए? विदेशी साहित्य की रचनाएं, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। और सी है, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों, जो कहानियाँ अथवा कविताएं, केवल कहानियाँ अथवा कविताएं। तो यहाँ पे देखिए, प्राथमिक स्तर का बच्चा है, जो प्राथमिक स्तर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में यहाँ पे बात हो रही है, पाठ्य पुस्तक की बात हो रही है, तो किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में ये हमें निर्धारित करना है कि जो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं भी देखने को मिले। मतलब अलग भाषा में ही, एक ही भाषा में अलग अलग रूपों में कैसे प्रयोग की जा रही है, कैसे उसका यूज हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 34 हम देखेंगे, निम्न में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? बच्चों के भाषिक क्षमता का आकलन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब भी आप इस तरह के, देखिए पहले क्या होता था कि जो सीटेट की परीक्षा होती थी वो ऑफलाइन होती थी, तो हम पेंसिल लेकर के उसको अंडरलाइन कर लिया करते थे। कैसे? उसको, चूँकि बड़े बड़े पैसेज में ये क्वेश्चन होते थे, लेकिन अभी क्या है, अभी तो ऑफलाइन हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, पहले ऑफलाइन होता था। तो इन सब चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि हमें क्वेश्चन में किस टॉपिक पे, किस चीज़ पे बात हो रही है, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे बात हो रही है बच्चों का भाषिक क्षमता। तो भाषिक क्षमता में भाषिक क्षमता में आकलन करने का सबसे उचित तरीका क्या होता है कि बालक में बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखने के लिए कहा जाए बालक को। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, संज्ञा को परिभाषित कीजिए, संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए यहाँ पे बच्चे के अंदर भाषिक क्षमता का विकास करना, यानी कि उसको भाषा का, उसके अंदर विकास कैसे हो, वो भाषा को कैसे सीखे, उसके लिए उसे संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए इस तरह की कहानी लिखने के लिए कहा जाए, तो वो बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से भाषा को सीख सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, बादल,
आसमान, चिड़िया, बच्चे, ये सब क्या संज्ञा है और संज्ञा का प्रयोग करते हुए कहानी लिखेगा बच्चा और इस तरह से वो भाषा में निपुण होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन क्या क्या। व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन, बातचीत करना, संवाद, अदायगी। तो मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका, अगर हम यहाँ पे कम प्रभावी तरीके की बात हो रही है, एक बच्चे की बात हो रही है, वो मौखिक अभिव्यक्ति कैसे कर रहा है इसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। क्योंकि एक छोटा बच्चा अभी व्याकरण के बारे में नहीं जानता, तो वो अपनी मौखिक अभिव्यक्ति जो करेगा, उसे जो टूटी फूटी व्याकरण की भाषा आ रही है वही वो अनुभव करेगा, वही वो बोलेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो विभिन्न क्षेत्रों और स्थितियों में हिंदी के विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास करना, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, और यहाँ पे है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास करना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है पूछा जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दिए गए विकल्पों में हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना ये उद्देश्य नहीं होता है। जबकि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास, बोलने के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। द्वितीय भाषा शिक्षण से तात्पर्य मातृभाषा से इतर भाषा शिक्षण से, यानी कि मातृभाषा हमारी पहली भाषा होती है और उसके बाद जो भाषा होती है वो द्वितीय भाषा होती है। तो यहाँ पे द्वितीय भाषा की बात आपको समझ आ गई होगी कि हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना ये द्वितीय भाषा के शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा के व्याकरणिक नियम, पाठ पर आधारित प्रश्न, प्रश्नोत्तर और भाषा की पाठ्य पुस्तक, समृद्ध भाषिक वातावरण। देखिए, भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो होता है समृद्ध भाषिक वातावरण। देखिए, जब हमें इंग्लिश स्पीकिंग की बात अगर होती है तो क्या होता है कि अगर हम किसी स्पीकिंग जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे हमें इंग्लिश स्पीकिंग सिखाई जा रही है, किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, तो वहाँ हम बड़ी आसानी से स्पीकिंग करते हैं। लेकिन वहीं अदर जगह करना पड़ता है तो शायद हम उतना फ्लुएंट नहीं बोल पाते। कहीं ना कहीं वो असर होता है उस प्लेस का जहाँ पे हमें वो वातावरण, वो समृद्ध भाषिक वातावरण मिल रहा है जहाँ पे हम अपनी भाषा को निपुण बना रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है समृद्ध भाषिक वातावरण। तो आपको समझ आ गया होगा। भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बच्चे अवलोकन व अनुकरण के द्वारा ही बेहतर सीखते हैं। अतः जब समृद्ध भाषिक वातावरण होगा तो भाषा को अनुकरण द्वारा बेहतर सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लेखन की योग्यता, व्याकरणिक नियम। तो यहाँ पे हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय तो आप सबसे ज़्यादा जो महत्व देंगे वो देंगे सीखने की क्षमता के आकलन को, कि अगर आप भाषा का मूल्यांकन कर रहे हैं तो वहाँ पे सीखा कितना गया इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाएगा, ना कि वो व्याकरण का यूज कर रहा है, निबंध लिखने की योग्यता है कि नहीं, काव्य सौंदर्य है कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती, बल्कि वहाँ पे ये आकलन किया जाता है कि उसने भाषा को सीखा कितना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? किसे सबसे कम महत्व देंगे? तो विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री, कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुभाषिक कक्षा में
किसे सबसे कम महत्व देंगे, तो हम जिसे सबसे कम महत्व देंगे वो होगा बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाए। देखिए यहाँ पे ये सबसे कम महत्व इसलिए देना है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मेन प्राथमिकता होनी चाहिए भाषा में सिखाने में बच्चों को, वो होनी चाहिए कि बच्चा किस तरह से अलग अलग सामग्रियों के माध्यम से सीख रहा है, बाल साहित्य के माध्यम से भाषा को सीख रहा है, बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति बच्चा संवेदनशील है। क्योंकि देखिए हर भाषा हर बोली अपने आप में महत्वपूर्ण है, वो अपने प्लेस के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बच्चे को कुछ अलग अगर हम कम सिखाना चाहेंगे तो वो ये है कि वो समानता व उनके मध्य में अंतर या विश्लेषण कैसे करें, ये सब उसको ज़रूरी नहीं बताना है। क्योंकि जब वो भाषा सीख जाएगा तो जब वो अदर भाषा को भी जानता होगा तो दोनों में वो कंपेयर खुद ही करना सीख जाएगा, उसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे कम महत्व हम इसी को देंगे, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है अभ्यासों में वैविध्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैविध्य, भाषा की विशिष्ट छटाएं। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय अभ्यासों में वैविध्य तो होना ही चाहिए, यानी कि अभ्यासों जो भी अभ्यास हो उसमें विविधता होनी चाहिए, विषय वस्तु में विविधता होनी चाहिए, भाषा की विभिन्न छटाएं भी होनी चाहिए। लेकिन पाठों की संख्या यहाँ पे ये सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। पाठ ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए वो तो हम जिस तरह से डिवाइड करेंगे पाठ भी उस तरह से ही बनेंगे। तो यहाँ पे ये पाठों की संख्या ये सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। बहुभाषिकता भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने महत्वपूर्ण संसाधन है, भाषा सीखने बहुत बड़ी बाधा है। तो यहाँ पे बहुभाषिकता भाषा सीखने में महत्वपूर्ण संसाधन होती है, इससे ही एक बहुभाषाविद बनाया जा सकता है और जो अपने देश तथा विदेश की विविध भाषाओं को आवश्यकता के अनुसार समझकर उसको देश के हित में उपयोग भी करता है। तो एक तरह से बहुभाषिकता क्या होती है, वो भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी हाँ, यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। भाषा विद्यालय में सीखी जाती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो भाषा के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे अगर हम छाटेंगे तो एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। भाषा हर भाषा की अपने व्याकरण होते हैं, उसी व्याकरण के आधार पर हम भाषा को सही ढंग से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नियमबद्ध व्यवस्था। एक नियमबद्ध व्यवस्था है भाषा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा के नियम व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरी स्लेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं, भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले की बात हो रही है, तो प्रत्येक बच्चे को उसके माता पिता विद्यालय भेजने से पहले बोल चाल, हाव भाव और कार्य व्यवहार इत्यादि जो भी सामाजिक सदाचार नैतिकता के नियम हैं उसमें बच्चे को प्रशिक्षित करते ही करते हैं। तो एक तरह से बालक, आपको पता है ना कि बालक की प्रथम पाठशाला उसकी माँ होती है, तो माँ अपने बच्चों को इतनी सारी चीज़ें सिखा के भेजती है। तो यहाँ पर बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा अपनी भाषा की नियम व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ बच्चे विद्यालय आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 हम देखेंगे, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि सही नहीं है। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। संस्कृत विभिन्न भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखें
भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि बालक शैशवावस्था से ही भाषा सीखना यानी कि अधिगम करना प्रारंभ कर देता है और इसमें किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि भाषा अर्जन में विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है। भाषा अर्जन मातृभाषा से इतर भाषा सीखने की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति किसी भाषा को शुद्ध रूप से सीखता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम जब क्वेश्चन पढ़ रहे थे तभी हमें समझना चाहिए था कि इस क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। अधिगम जो कि हम स्वयं सीखते हैं, जो बालक पैदा होने के बाद जब थोड़ा बड़ा होता है अपने परिवार के बीच में बोलचाल की चीज़ें सीख जाता है, वो उसका भाषा अधिगम होता है। लेकिन भाषा अर्जन जहाँ पर उसके लिए उसको प्रयास करना पड़ता है। तो ये दो बातें हैं। तो आपको यहाँ पे जो सही आंसर मिलेगा, भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। चलिए आगे देखते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों समझ में आया। जो भाषा अधिगम होता है वो क्या है, बालक शैशवावस्था से ही भाषा सीखना प्रारंभ कर देता है, यानी कि भाषा का अधिगम करना प्रारंभ कर देता है। लेकिन जबकि जो भाषा अर्जन है वो विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है। भाषा अर्जन मातृभाषा से इतर भाषा सीखने की एक प्रक्रिया होती है। ये दोनों याद रखिएगा। चलिए 44 हो गया। अब हम देखेंगे 45। मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है। वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा नाम है। तो मंदिरा क्या कह रही है कि मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई हूँ। तो मंदिरा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से सर्वनाम को शब्दयुक्त प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्य को ही बोल सकती, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर मंदिरा को ये पता है कि वो लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग कैसे करे। आपको भी समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे देखिए 45 हो गया है। अब ये 45 के बाद ये हमें एक पैसेज दिया गया है। हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, नदियाँ पर्वत हवा पेड़ से आती है बहार, बचपन कोमल तन मन लेकर आए अनुपम जीवन लेकर, जग से तुम और तुमसे ये प्यारा संसार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, वृंद लताए पेड़ पौधे डाली, चारों ओर भरे हरियाली, मन में जगे उमंग यही सृष्टि का उपहार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार, मुश्किल से मिलता है जीवन, हम सब इसे बनाएं चंदन, पर्यावरण सुरक्षित ना हो तो हम सब बेकार, हरा भरा हो जीवन अपना, स्वस्थ रहे संसार। तो हरा भरा बार बार एक शब्द आ रहा है। हरा भरा का मतलब यहाँ पे हमारे आसपास के जो पर्यावरण है वो पेड़ पौधों से भी है और हमारा जीवन समृद्धशाली बने इससे भी है। तो यहाँ पे देखिए हरा भरा का अर्थ है पेड़ पौधों से घिरा जीवन, हरे रंगों से भरा जीवन, हरियाली से युक्त जीवन। हरा भरा जीवन की बात करें तो खुशियों से परिपूर्ण जीवन जो होता है वो होता है हरा भरा जीवन। आपने देखा होगा कि जब हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं तो वहाँ पे जो बड़े हैं ना वो दूधो नहाओ पूतो फलो का आशीर्वाद देते थे। फलों का मतलब क्या, जिस तरह से पेड़ पौधों में फल लगते हैं, पेड़ पौधों की जनरेशन बढ़ती है, वैसे ही तुम भी आगे बढ़ो। तो यहाँ पे वो फलों का मतलब यहाँ पे खुशियों से परिपूर्ण जीवन से ही है। तो आगे आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 47 है, कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती हैं? नदियों की आवाज़, पहाड़ियों की चोटियाँ, समस्त प्राकृतिक उपादान, पेड़ों की हवा। कौन सी चीज़ें बाहर लेके आती हैं? तो आप ध्यान से जब आपने पोएम पढ़ी तो वहाँ पे आपने देखा होगा जीवन में समस्त प्राकृतिक उपादान, चाहे वो नदियाँ हो, पर्वत हो, पेड़ हो अथवा हवा हो, बाहर लेकर के ही आती हैं। तो यहाँ पे समस्त प्राकृतिक
उपादान, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? कवि ने सृष्टि का उपहार किसे कहा है? वृंद लताएं, हरा भरा प्राकृतिक सुंदरता, उससे उत्पन्न होने वाली खुशी, पौधे व डालियां। तो कवि ने सृष्टि का उपहार किसको कहा है? यहाँ पे कवि ने सृष्टि का उपहार प्राकृतिक सुंदरता एवं उससे उत्पन्न होने वाली खुशी को कहा है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 49। कवि यह संदेश देना चाहता है कि जीवन में सब बेकार है, पर्यावरण संरक्षण में जीवन संभव है, प्रकृति में पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत शामिल हैं, चंदन के पेड़ लगाने चाहिए। तो 49 का सही ऑप्शन होगा, कवि यह संदेश देना चाहता है कि पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। जग से तुम हो और तुमसे है प्यारा संसार, पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। संसार चलाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति का अस्तित्व संसार से स्वतंत्र है, संसार का अस्तित्व व्यक्तियों से स्वतंत्र है। देखिए यहाँ पे जग से तुम हो, तुमसे है प्यारा संसार, यानी कि दोनों का जो अस्तित्व है वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। अनुपम से अभिप्राय है सुखद, आनंदमय, मनोहारी, जिसकी उपमा ना दी जा सके, यानी कि डी अनुपम है, जिसकी उपमा ना दी जा सके वो क्या होता, अनुपम। चलिए अब हम फिर से पैसेज पढ़ेंगे। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया गया। अब यहाँ पर देखेंगे जिसमें भारत में 3 तरह के बच्चों के बीच तुलना की गई। एक तरफ से वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं, और तीसरे समूह उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर कोई मदद नहीं करते। देखिए यहाँ पे 3 तरह के बच्चों की बात हो रही है। सबसे पहले ये समझिए, एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं, दुकानदार हैं, यानी कि दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते हैं, और दूसरी तरफ है जो दुकान भी संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं, और तीसरी तरफ हैं जो स्कूल जाते हैं पर दुकान नहीं संभालते हैं। तो 3 तरह के ये बच्चे हो गए। उनमें गणना के बाद इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है मौखिक गणना या मनगणित का प्रयोग बहुत कम किया, वनस्बत उनके जो दुकानदार थे। स्कूली बच्चे ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सकता। इससे ये साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते, क्योंकि इनका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूलों के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है वो अपने लिए ज़रूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं। इसलिए वे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने और बढ़ाने में मदद करते हैं, वही उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमने जो पैसेज पढ़ा, इसमें गणित एक तरह से एक बालक की अपनी क्षमता क्या है और साथ ही बालक अपने दैनिक जीवन में भी कैसे गणित का यूज करके गणित को सीख रहा है उसकी बात की गई है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा होता है? सामाजिक विज्ञान, भाषा, गणित और दुकानदारी। तो समस्याओं का हल ढूंढने का जो विषय होता है वो होता है गणित। ये तो आप सबको पता है। किन बच्चों को सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया? जो स्कूल जाते थे, जो बच्चे ना तो दुकानदारी करते थे ना ही स्कूल जाते थे, जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते थे, जो दुकानदारी करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी, जो दुकानदारी करते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये देखेंगे कि जो बच्चा दुकानदारी कर रहा है और स्कूल भी जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने दैनिक जीवन में गणित का यूज भी कर रहा है। इसीलिए जो हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है वो करके सीखना बहुत ही प्रभावी होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बच्चा अनुभव भी कर रहा है और चीज़ों को ऐड भी कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन आपको मैंने बता ही दिया,
जो ऐसे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं प्रश्नों को हल करने में मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि दुकानदारी में सामान देने में शीघ्रता होती है, अतएव सामान के आधार पर तुरंत मूल्य की गणना कर ली जाती है। तो यहाँ पर जो दुकानदारी करते हैं वो बच्चे जल्दी प्रश्नों को हल भी कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी मौखिक क्षमता और साथ ही अनुभव को भी ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। बच्चों को गणित सीखना चाहिए। बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करना चाहिए। यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ए। बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। यानी कि जो हमारी अगर स्किल है घर पे, आप अक्सर देखते हैं कि जिन बच्चों के घरों में दुकानें होती हैं ना, वो दुकानों को किस तरह से चलाया जाता है, किस तरह से सामान के जो भाव हैं वो लगाए जाते हैं, वो सब बड़ी आसानी से सीख जाते हैं, क्योंकि वो दैनिक जीवन में यूज कर रहे हैं। वो अपने दैनिक जीवन में अपने पेरेंट्स को वो सारी चीज़ें करते हुए देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते, क्योंकि वे कभी भी गलती नहीं करते। गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। इससे उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी। वे जन्म से ही बहुत दक्ष होते हैं। देखिए, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो गलती करेंगे ना तो फिर उनको वो काम सौंपा नहीं जाएगा और उससे उनके काम पर असर पड़ेगा। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको भी समझ आ रहा होगा कि अक्सर छोटे बच्चे जो दुकान पर बैठकर सामान देते हैं तथा हिसाब किताब भी देखते हैं, वे कार्य में हटाए जाने के भय से भी स्वयं कार्य को पूर्ण एकाग्रता और तन्मयता के साथ करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती, उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब अच्छा होता है, संतोषजनक होता है, खराब होता है, अच्छा होता है। देखिए, हमारे अंदर अगर कोई स्किल है और उस स्किल को हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो जब हमें कभी यूज करनी रहती है तो वो अच्छा और ख़राब दोनों हो सकती है। कभी कभी हमारा जो एक्सपीरियंस है, ज़्यादा कोई भी स्किल हमने सीख रखी है लेकिन बहुत दिन हो गया, तो अगर उस स्किल को हमने यूज नहीं किया तो वो कहीं ना कहीं हमें करने में उस स्किल में कहीं ना कहीं असुविधा होगी। और कभी कभी हम उस स्किल को बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं। जैसे अगर हमने साइकिल चलाई है और साइकिल के बाद स्कूटी चलाना है, तो हमारा जो पूर्व अनुभव है साइकिल चलाने का कि हमें लेफ़्ट साइड से चलना है और ब्रेक दबाना है जब भी कोई असुविधा हो रास्ते में, तो एक तरह से वो सारी चीज़ें हम अपनी स्कूटी के साथ भी करेंगे। हॉर्न दबाएंगे जब भी कोई रास्ते में सामने से कोई आता है, तो ये सारी चीज़ें हम खुद ही सीख जाते हैं। तो एक तरह से हमारा कभी कभी परफॉर्मेंस अच्छा होता है, कभी ख़राब होता है। और जब हम ये समझते हैं कि अमुक कार्य को करने या सीखने में भविष्य में कोई लाभ नहीं मिलेगा, तो उसमें हमारा प्रदर्शन मिले जुले रूप में ही बना रहता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 57। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या करते हैं, सीमित कर सकते हैं, बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। बनाने में मदद करता है, संकुचित भी कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को क्या करते हैं, बनाने में मदद भी करते हैं और उसे संकुचित सीमित भी कर सकते हैं। ये हमारा मानव एक सामाजिक प्राणी है और वो अगल बगल के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश सतह ग्रहण कर लेता है और उसके अनुसार ही संकुचित या विस्तृत आचरण को प्रकट करता है। देखिए, अगल बगल का क्या मतलब, अगर इसीलिए तो लोग कहते हैं कि हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए, हमारे पड़ोसी अच्छे होने चाहिए। तो आसपास का जो पर्यावरण होता है, आसपास के जो लोग होते हैं, उनका हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। एक प्रत्यय का उदाहरण है सांस्कृतिक, चूंकि, सीमित और समुचित। तो यहाँ पे देखिए, सांस्कृतिक जो होगा, सांस्कृतिक इक लास्ट में इक जुड़ा हुआ और संकुचित में चित्त जुड़ा होता है, चूंकि। और तो यहाँ पे जब भी हम इसका संधि विच्छेद करेंगे सारे वर्ड्स का, तो क्या होगा, यहाँ पे किस में इक आ रहा है, वो आ रहा है सांस्कृतिक में। अब यहाँ पे आपको ये तो पता ही होगा कि प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग जो होता है वो जो शब्द होते हैं उसके आगे जुड़ता है
और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़ता है। 59 देखेंगे, मन गणित का अर्थ है मन गणित, कठिन गणित, मन गणंत गणित, मन पसंद गणित, मन ही मन हिसाब लगाना। मन गणित का मतलब मन ही मन हिसाब लगाना। जैसे हमें किसी ने कहा कि ये चीज़ें इतने इतने की हैं, तो हम फटाफट उसको जोड़ के बता देते हैं, तो वो मन ही मन हिसाब लगा लेते हैं कि कितने की होगी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, दुकान संभालते हैं, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं, अध्ययन किया गया। अध्ययन किया गया संयुक्त क्रिया का उदाहरण इसमें कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी, अध्ययन किया गया। ये संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, जहाँ पे अध्ययन किया गया यानी कि कई लोगों ने मिलकर अध्ययन किया, तो यहाँ पे संयुक्त क्रिया हुई। तो आज की इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर हुए। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।